हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में ही तरंद्र एवं वातरंद्र के बारे में पढ़ा था। क्लास 7th की साइंस बुक का हमने 3rd चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट किया। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तने में श्वसन से, पौधों के तने में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया से तरंद्रों द्वारा होता है। कठोर लकड़ी वाले वृक्षों के तनों में तरंद्रों का जो अभाव होता है और इन तनों में वातरंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु से ऑक्सीजन विसरण द्वारा वातरंध्रों से प्रवेश करके तने की समस्त आंतरिक कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं द्वारा श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वातरंध्रों रंध्रों से वायुमंडल में विसरित हो जाती है। पत्तियों में श्वसन किस प्रकार होता है। पत्तियों की निचली सतह पर सरंध्र होते हैं और कुछ पत्तियों में ऊपरी सतह पर होते हैं और पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान सरंध्रों द्वारा विसरण विधि से होता है। तो देख सकते हैं ये वातरंध्र की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अब पत्तियों में श्वसन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पत्तियों की निचली सतह पर सरंध्र होते हैं और कुछ पत्तियों में ऊपरी सतह पर होते हैं। पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान सरंध्रों द्वारा विसरण विधि से होता है। पत्तियों की कोशिकाओं से श्वसन क्रिया में निकली कार्बन डाइऑक्साइड पुनः सरंध्रों द्वारा वायु में विसरित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये सरंध्र है, ये रक्षण कोशिकाएं हैं और ये CO2 बाहर होती है यहाँ से और O2 इनर होती है। ये बाह्य झिल्ली होती है इसकी कुछ इस प्रकार की और ये इसका सिरा है। इसका स्ट्रक्चर, ये पर्ण मध्य घेरा होता है जिसमें ये घिरा होता है। ये पूरे पत्ती का स्ट्रक्चर है। सरंध्र की कुछ संरचना का प्रकार बताया है। यहाँ पे नम नम वायु का स्थान है, यहाँ पे पर्ण मध्य स्पंजी होता है। तो पत्तियों की निचली सतह पर सरंध्र होते हैं और कुछ पत्तियों में ऊपरी सतह पर होते हैं और पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान सरंध्रों द्वारा विसरण विधि से होता है। पत्तियों की कोशिकाओं से श्वसन क्रिया में निकली कार्बन डाइऑक्साइड पुनः सरंध्र द्वारा वायु में विसरित हो जाती है। जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है। जंतु में एक कोशिकीय अमीबा से लेकर विशाल बलूहे तक विविध प्रकार के हैं और भिन्न जंतुओं में श्वसन विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे अमीबा में कैसा होता है श्वसन, तो आप देख सकते हैं ये केंद्रक होता है, ये संकुचनशील रसधानी होती है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भोजन रसधानी को शो करता है। ये बाह्य द्रव्य होते हैं जहाँ बाहरी द्रव्य, और ये अंतर द्रव्य होते हैं जो अंदर की तरफ होंगे, और ये जीव द्रव्य संश्लेषा होता है और ये भोजन रसधानी और ये फूटपाथ का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा अमीबा में श्वसन क्रिया दिखाएंगे किस प्रकार होती है। अमीबा जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव होता है और यह विसरण विधि द्वारा त्वचा से श्वास लेता है और ऑक्सीजन जलीय झिल्ली से होकर अमीबा की कोशिका झिल्ली में प्रवेश करती है। श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली से विसरित होती है और अतिरिक्त जल संकुचनशील रसधानी द्वारा कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है। केचुए में श्वसन किस प्रकार होता है। केचुआ जो है वो मिट्टी में रहकर अपनी त्वचा से सांस लेता है और केचुआ अपनी त्वचा से ऑक्सीजन लेकर श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः अपनी त्वचा से बाहर छोड़ता है। लेकिन गैसों के आदान प्रदान के लिए केचुए की जो त्वचा है, त्वचा का जो गीला रहना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। मछलियों में श्वसन किस प्रकार होता है। मछलियों एवं अन्य जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया जल में होती है और इनमें जलीय श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। गलफड़ों में हृदय से आने वाली जो रक्त नलियों का महीन जाल होता है और जल में घुली ऑक्सीजन गलफड़ों द्वारा रक्त में चली जाती है, तभी कहते हैं ये मछलियां गिल से सांस लेती हैं अपनी गलफड़ों से। तो देखिए ये इसका मछली का पूरा स्ट्रक्चर है। ये इसके गलफड़े होते हैं इधर की तरफ, जहाँ इसका हम गाल कह सकते हैं, और ये इसका हृदय होता है यहाँ पर, और ये यकृत स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे इसका यकृत पाया जाता है। ये अमाशय है इसका, ये आंत होती है इसकी, यहाँ से रंध्र है और ये इसके जनन ग्रंथि यानी कि अंडे यहाँ पे इसके सुरक्षित रहते हैं। ये इसका पार्श्व रेखा है, ये मांसपेशी है इसकी, ये वक्र होता है यहाँ पे, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और ये पाइलोरिक यहाँ इसका पाया जाता है।
ये पूरा यहाँ पे इसका मस्तिष्क होता है और यहाँ पे इसका मेरुदंड और मेरुरज्जु पाया जाता है। तो ये पूरा मछली का श्वसन अंग शो किया गया आपके सामने। तो ये अपने गलफड़ों से सांस लेते हैं। कीटों में श्वसन किस प्रकार होता है? कीटों में श्वसन, कीट अधिक सक्रिय होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। इन कीटों के शरीर में श्वास प्रणाल नामक वायु नलिकाओं का जटिल तंत्र होता है और इनके छोटे छिद्र बाहर की तरफ होते हैं और उन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। श्वास रंध्रों से वायु शरीर में प्रवेश कर ऊतकों से विसरित हो जाती है और इसी प्रकार कोशिकाओं में श्वसन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड पुनः श्वास प्रणाली के द्वारा श्वास सरंध्र से वायु में चली जाती है। तो देखिए ये है कीटों के श्वसन तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ये कीट दिखाया हुआ है और इसका श्वसन तंत्र, इसकी मांसपेशियां, इसकी श्वास नली का CO2, ये उपकला कोशिका O2 और ये इसका श्वास रंध्र और ये श्वास नलिका। मनुष्य में श्वसन तंत्र किस प्रकार होता है? मनुष्य में श्वास के लिए मुख्य अंग होते हैं जैसे नाक, गला, फेफड़े, श्वास प्रणाल तथा श्वास नलिकाएं, ये सभी इसमें होती हैं। मानव शरीर का श्वसन अंग फेफड़े हैं। फेफड़े ही इसका श्वसन अंग होता है। जैसे कि इसमें नाक से कैसे मनुष्य नथुनों अथवा नाक के छिद्रों से वायु लेता है और नाक में वायु धूल कणों, बैक्टीरिया तथा अन्य बाहर की जो गंदगी है, गंदगी से साफ होती है और यह वायु को नम करके गर्माहट पैदा करती है। तो ये आपका मानव शरीर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है श्वसन तंत्र। अब गले से कैसे होता है? गला, नाक से नम गर्माहट लिए साफ वायु गले में जाती है और गले से एक नली पाचन तंत्र तथा दूसरी श्वसन तंत्र से जुड़ी होती है। दो नली, एक पाचन तंत्र से जुड़ी होती है और दूसरी श्वसन तंत्र से जुड़ी होती है। श्वास नलिकाएं क्या होती हैं? यह गले के नीचे मांसल संवेदनशील नली है जो अर्धचंद्राकार उपस्थितियों से घिरी होती है और ताकि नली चिपक न जाए, और श्वास नलिका दो नलिकाओं में बटकर फेफड़ों से जुड़ी होती है। प्रत्येक नलिका श्वास प्रणाल कहलाती है। और श्वास क्या होता है? जब हम श्वास लेते हैं तो वायु गले से श्वास नली के द्वारा दो छोटी श्वास नलियों अर्थात श्वास प्रणाल में आती है और फिर ये नलिकाएं शाखाएं बनकर छोटी गुब्बारे नुमा आकृति बनती है और इन्हें छिद्रल कहते हैं। और अनेक छिद्रल बनने वाले ऊतकों से श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा बनता है और प्रत्येक छिद्रिल बारीक रक्त कोशिकाओं के जाल से घिरा होता है जहां से रक्त वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त नलिकाओं द्वारा हृदय में जाता है जहां से धमनियों द्वारा शरीर के अन्य ऊतकों तक पहुंचता है और उसी समय अपशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा छिद्र तक आती है तथा शीघ्र ही सांस छोड़ने पर वायु में चली जाती है। अब आता है स्टूडेंट श्वास रचना तंत्र। श्वास लेने पर पसलियों से जुड़ी मांसपेशियां सिकुड़कर ऊपर तथा बाहर की तरफ खिंचती हैं। वक्ष गुहा के नीचे एक अन्य मांसपेशी तंतुपट भी सिकुड़कर छाती की निचली सतह को खींचती है और इन दोनों क्रियाओं से छाती फूलती है और इस कारण आयतन बढ़ने से वायुमंडल की अपेक्षा वक्ष गुहा में वायु का दाब कम हो जाएगा और बाहर की वायु तेजी से फेफड़ों में प्रवेश करेगी। अतः सांस लेने से पहले छाती फूलनी आवश्यक है। इसके विपरीत जब हम सांस छोड़ते हैं तो मांसपेशियां सामान्य होने के कारण वक्ष का आयतन कम हो जाता है और जिससे वायुमंडल की अपेक्षा वायु दाब छाती में बढ़ जाएगा तथा फेफड़ों की वायु सांस छोड़ने पर बाहर निकलेगी, ठीक जैसा कि गुब्बारे के सिकुड़ने पर हवा निकलती है। अब है श्वास परिमाण। श्वास परिमाण क्या होता है? यह उस वायु का आयतन है जो एक बार सांस लेने तथा सांस छोड़ने में प्रयोग होती है। यह लगभग 500 मिलीलीटर है और दौड़ते समय तथा व्यायाम करते समय श्वास परिमाण बढ़ जाता है तथा आराम करते समय एवं सोते समय कम हो जाता है। श्वसन में रक्त की
भूमिका। लाल रुधिर कणिकाओं के कारण रक्त का रंग लाल होता है और लाल रक्त कणों में लाल रंग का हीमोग्लोबिन यह होता है। यह ऑक्सीजन अणुओं को संचित कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है और यह श्वसन वाहक के रूप में कार्य करता है और ऊतकों में रक्त पहुंचने पर ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है और उसी समय ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिलकर फेफड़ों तक पहुंचकर श्वास छोड़ने के साथ वायु में चली जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स चैप्टर। ये था आपका थर्ड चैप्टर जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।